हाँ हाँ बस बस हाँ 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 बस। हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स, मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो, हमने एक्सरसाइज 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज 2 है मल्टीपल आंसर करेक्ट फॉर्म की, उसके डाउट्स हम ले रहे थे और उसमें से 1 to प्रॉब्लम नंबर 23 जो हमारे डाउट्स है वो हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग डाउट्स है एक्सरसाइज 2 के, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 23 तो हो चुका है हमारा, 24, 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये सब जो प्रॉब्लम्स है आपके, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 24 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 24, लेट f of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to x dt अपॉन रूट ऑफ 1 plus t raised to 4 एंड g बी द इनवर्स ऑफ f। चलो देखो, आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि g इज इनवर्स ऑफ f। सो इनवर्स ऑफ f मतलब इस फंक्शन का अगर हम यूज करेंगे, g फंक्शन क्या है, f का इनवर्स है। सो डेफिनेटली g कंपोजिट f ऑफ x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अच्छे से देखो, इसे समझो, क्योंकि इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है, अगर g इज इनवर्स ऑफ f है तो f कंपोजिट g कंपोजिट f ऑफ x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे पहले कैसे लिखते हैं, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया, तो देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले g का डेरिवेटिव आएगा g डैश ऑफ f ऑफ x, मतलब g ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, g डैश ऑफ समथिंग इनटू समथिंग के डेरिवेटिव से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड। तो f ऑफ x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो चलो देखो, g का डेरिवेटिव आ गया g डैश इंटू f का डेरिवेटिव आ गया f डैश ऑफ x इंटू x का डेरिवेटिव आ गया 1 इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। तो देखो, इस तरह से हमें क्या मिला, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव्स फंक्शंस मिला। हमें करना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ 0। आपको क्या फाइंड करना है, g डैश ऑफ 0, ये वैल्यू क्या करनी है, MCQ में फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, g डैश ऑफ 0 फाइंड करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अच्छे से देखो, g डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0। तो f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू 0 चाहिए, तभी ये क्या होगा, g डैश ऑफ 0 होगा। तो चलो देखो, f ऑफ x आपको दिया गया है तो इसे सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप बोर्ड लेवल पे थिंक मत करो, कॉम्पिटिटिव लेवल पे चलो देखो, मुझे क्या चाहिए, f ऑफ x 0 चाहिए, f ऑफ x की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो आपको अच्छे से पता है, कोई भी इंटीग्रल जो अगर है आपका, तो a से a अगर होगा तो इंटीग्रल ऑफ a टू a, चाहे अंदर कोई भी फंक्शन हो, ये वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। मतलब मुझे f ऑफ x 0 चाहिए, मतलब ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो सिंपली मैंने x की वैल्यू अगर 2 पुट की तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 2 होगा, अंदर चाहे जो भी फंक्शन हो, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आनी तय है, 0 आनी तय है। तो अगर मुझे f ऑफ x इज इक्वल टू 0 चाहिए तो सिंपली x की वैल्यू क्या पुट करो, 2 पुट करो। सो यहाँ पे देखो, f ऑफ x 0 कब होगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 होगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करो, 2 पुट करो, आपका काम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, g डैश ऑफ f ऑफ 2 इंटू f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। तो आपको पता है f ऑफ 2 की वैल्यू 0 होने वाली है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट की, मतलब f ऑफ 2 मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 2 होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a क्या होता है, 0 होता है, मतलब f ऑफ 2 क्या होगा, 0। सो f ऑफ 2 0 होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, g डैश ऑफ 0 इंटू f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। मुझे फाइंड क्या करना है, g डैश ऑफ 0 फाइंड करना है।
तो गौर से देखो, अच्छे से देखो, समझो। तो फिर ये फाइंड करना है तो इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। देयरफॉर g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ 2, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। तो फिर अब मुझे करना क्या है, सिर्फ f डैश ऑफ 2 की वैल्यू मैंने फाइंड की तो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा। तो मुझे करना क्या है, f डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। मेरे पास क्या है, f ऑफ x है। तो चलो देखो अच्छे से, f ऑफ x क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to x 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी रेज टू 4 इंटू डी टी। मुझे इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट। जैसे ही मैंने इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x। तो चलो देखो, अब मुझे करना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन लेना है। क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन लेना है। मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन लेना है। मतलब क्या, न्यूटन लेबनिज थ्योरम का यहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या है, कैसे लेंगे, ये हमारा कई बार हो चुका है। जब भी प्रॉब्लम आता है मैं बार बार आपको वही कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मुझे इस इंटीग्रेबल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। मतलब क्या करना है, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे अपर लिमिट पुट करना है और dt की जगह अपर लिमिट का डेरिवेटिव लेना है, माइनस जहाँ जहाँ पे t है वहाँ लोअर लिमिट पुट करना है और dt की जगह लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लेना है। लोअर लिमिट है 2 तो 2 का डेरिवेटिव आएगा 0। सो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 आएगा तो 0 इंटू समथिंग 0 होगा। तो लोअर लिमिट की वैल्यू लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सिर्फ जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे x पुट करेंगे इनटू dt की जगह x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, माइनस जहाँ जहाँ पे t है वहाँ 2 पुट करेंगे, dt का 2 का डेरिवेटिव आएगा 0। सो सब 0 होगा। तो f डैश ऑफ x आपका क्या आ गया, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4 आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन कॉन्सेप्ट, या फिर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो चलो f डैश ऑफ x मिल गया। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, f डैश ऑफ 2 की फाइंड करनी है। तो सिंपली x इज इक्वल टू 2 रिप्लेस करो। तो f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 2 रेज टू 4। 2 रेज टू 4 मतलब 16, 16 प्लस 1 मतलब कितना, 17। सो f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17। तो वैल्यू यहाँ पे पुट की 1 अपॉन रूट 17। तो ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, रूट ऑफ 17। तो आपका आंसर आएगा रूट ऑफ 17, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आंसर आएगा सी। प्रॉब्लम नंबर 24 आपका सॉल्व हो गया। तो चलो देखो किस तरह से कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना है, आपको ये देखना है, अच्छे से समझना है क्या क्या यूज करना है। प्रॉपर्टी यूज करनी थी, इनवर्स फंक्शन की कॉन्सेप्ट यूज करनी थी, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन की कॉन्सेप्ट यूज करनी थी। जब आप इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानोगे, समझोगे, उन्हें अप्लाई करोगे, तभी ये जो एडवांस लेवल के आपके प्रॉब्लम्स है इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, एप्लीकेशन सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और वीडियो अच्छे से देखने की जरूरत है। तो चलो देखो इस तरह से 24 आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट डाउट में आपने दिया है प्रॉब्लम नंबर 26। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 26 को यहाँ पे देखेंगे। क्या है प्रॉब्लम नंबर 26, द वैल्यू ऑफ 26, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r runs from 1 to 4n root of n divided by root of r into 3 root of r plus 4 root n ब्रैकेट का स्क्वायर। तो चलो देखो प्रॉब्लम देखते ही आपका बनेगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट सम, मतलब क्या है आपका सम ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन का आपका टाइप है। सम ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन का टाइप में हम क्या करते हैं, लिमिट ऑफ सम का आपका आर्टिकल है सिंपल भाषा में। तो लिमिट ऑफ सम में क्या करना होता है आपको पता है, दिया हुआ जो भी आपकी सीक्वेंस है उसे पहले सीक्वेंस समेशन में कन्वर्ट करो। पहले से ही यहाँ पे समेशन में दिया है तो आप इसे क्या करो, f ऑफ 1 r अपॉन n में पुट करो। f ऑफ r अपॉन n फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना होता है। तो चलो देखो ये रूट n न्यूमरेटर है। सबसे पहले मैंने यहाँ से रूट n कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to 4n। ये रूट n ऐसे ही रहेगा, ये रूट r भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ से मैंने रूट n कॉमन लिया, रूट n का क्या होगा स्क्वायर, तो बाहर आते वक्त रूट n का स्क्वायर मतलब क्या होगा, n होगा इन टू। अच्छे से देखो
3 रूट ऑफ आर अपॉन रूट ऑफ एन प्लस 4 रूट एन तो कॉमन गया, ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो ये जो 1 अपॉन एन है ये बाहर चला जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन समेशन ऑफ आर रन्स फ्रॉम 1 to 4n। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। सो 1 अपॉन यहाँ पे आएगा रूट आर, ये रूट एन नीचे चला जाएगा, रूट ऑफ एन देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इनटू 3 रूट ऑफ आर अपॉन एन प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसे भी हम कंबाइन कर सकते हैं रूट ऑफ आर अपॉन एन। तो चलो देखो सब जो फंक्शन है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, एफ ऑफ आर अपॉन एन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी जो सम है आपका इन्फिनिट टाइम समेशन क्या होता है आपकी इंटीग्रेशन। तो आप क्या करोगे, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में। आर अपॉन एन को आप क्या पुट करोगे, एक्स। सो 1 अपॉन एन आपका क्या होगा, dx। अच्छे से देखो 1 अपॉन एन की जगह पे आप dx लिखोगे, आर अपॉन एन की जगह पे x लिखोगे और लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ समेशन की जगह पे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अब वैल्यू किसकी बची है, वैल्यू बची है लिमिट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो आर रन्स फ्रॉम 1 था, या आर की वैल्यू 1 पुट की। सो 1 अपॉन एन, एन टेंस टू इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0, मतलब आर इज इक्वल टू 1 होगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखो आर की वैल्यू 4n पुट की, 4n अपॉन एन कैंसिल हो गए मतलब 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एन टेंस टू इंफिनिटी करने के बाद 4 आ गई। तो जैसे आर की वैल्यू n होगी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4। तो देखो ये सब जो लिमिट ऑफ सम का आपका आर्टिकल है वो कन्वर्ट होगा कहाँ पे, इंटीग्रेशन में। तो चलो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में। लिमिट चेंज होंगे 0 to 4, 1 अपॉन एन की जगह पे क्या आएगा, dx इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ, यह क्या होगा, रूट एक्स इंटू ये क्या होगा 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। अच्छे से देखो यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू टी। तो चलो देखो इसे डिफरेंशिएट किया, सो 3 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 3 कन्वर्ट होगा। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो कैसे चेंज करेंगे, एज x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 4 मतलब t इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पुट किया, 3 इंटू रूट 4 मतलब 2, 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 4 मतलब 10, t इज इक्वल टू 10 होगा। तो चलो ये सभी यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 अब क्या होगा 4 to 10, dx अपॉन रूट एक्स मतलब क्या होगा 2 dt अपॉन 3, 1 अपॉन ये क्या होगा t स्क्वेयर। सो यहाँ पे क्या होगा 2/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 10 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू dt। तो इसे कैसे लिखते हैं, t रेस टू -2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 टी रेस टू -2 प्लस 1 मतलब क्या आएगा टी रेस टू -1 अपॉन -1 4 to 10। तो फिर क्या होगा, ये -n बाहर जाएगा, -2/3 1 अपॉन टी 4 to 10। लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो -2/3 1/10 -1/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया -2/3 4 -10 मतलब -6 अपॉन 40। सो 3 ने यहाँ पे डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा 2। सो फिर माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 40 मतलब क्या आएगा 1/10। तो चलो देखो यहाँ पे आपका आंसर जो है 26 का वो आ गया 1/10 यानी कि सी। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 26 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27। तो हम प्रॉब्लम नंबर 27 को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलो देखो क्या है 27, I1 इज इक्वल टू, अच्छे से देखो ध्यान दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2 raised to x square dx एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2 raised to x cube dx। ओके, I3 आपको क्या दिया है, I3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2 raised to x square dx एंड I4 आपको दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2
2x³ dx। और आपको क्या करना है, ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन में सिर्फ कंपेयर करना है। तो चलो देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है ये आपको अच्छे से देखना होगा। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या कहा गया है, आपको ऑप्शन में I1 I2 I3 I4 के वैल्यूएशंस क्या है इसके बारे में पूछा नहीं गया है। तो करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कौन सा इंटीग्रल बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने की, फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करोगे। 2x² है, मतलब पावर रेज टू पावर है, फंक्शन में कांस्टेंट रेज टू फंक्शन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, पुटिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप x² को पुट करोगे उसका डेरिवेटिव फंक्शन में एडजस्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे आप पुटिंग से इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पुटिंग का मेन रूल क्या है, जैसे ही किसी फंक्शन को आप पुट करोगे उसका डेरिवेटिव फंक्शन में एडजस्ट होना चाहिए, मतलब आपको रिप्लेसमेंट मिलनी चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो अगर इस तरह से है तो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना बड़ा ही क्रिटिकल हो जाएगा। तो देखो लिमिट्स पे गौर करो, ध्यान दो, यहाँ पे 0 to 1, 0 to 1, 1 to 2, 1 to 3, ये दोनों फंक्शन सेम है, ये दोनों फंक्शन सेम है, लेकिन लिमिट क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन देखो I3 ग्रेटर देन I4, I3 इज इक्वल I4, I1 ग्रेटर देन I2 एंड I2 ग्रेटर देन I1, मतलब सिर्फ लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल या फिर इक्वेलिटी के क्या है आपके पास क्वेश्चन है। तो इन्हें कैसे टैकल करना है, तो आप इनइक्वालिटी जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका यूज करोगे। तो चलो सबसे पहले I1 एंड I2 में देखोगे 0 to 1 लिमिट है, 0 to 1 लिमिट है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों इंटीग्रल के लिमिट्स क्या है, सेम है। तो फिर यहाँ पे देखो अच्छे से 2a, तो डिफरेंट पार्ट कहाँ पे, x² एंड x³ पे। तो चलो देखो आपका जो x है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या होता है, 0 to 1 के बीच में लाई होता है। तो 0 to 1 के बीच में अगर आपका x है तो x² एंड x³ में कौन बड़ा होगा। चलो देखो अच्छे से, आपका x क्या है, 0 to 1 के बीच में है, और x² एंड x³ में कौन बड़ा होगा ये आपको देखना है। सबसे पहले चलो एक लिया 0.5 लिया, सो 0.5 का x की वैल्यू 0.5 ली, जो इसके बीच में है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.25 और इसका क्यूब क्या आएगा 0.125। सो दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है। सो अगर x आपका 0 to 1 के बीच में लाई होता है तो x² क्या होगा, x³ से डेफिनेटली बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो फिर 2x² ग्रेटर देन 2x³ होगा। अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2x² dx बड़ा होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2x³ dx। लेकिन ये वैल्यू क्या है आपकी, I1 है, ये वैल्यू क्या है आपकी, I2 है। तो डेफिनेटली आपका I1 जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, I2 होगा। तो चलो आंसर में सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, I1 ग्रेटर देन I2 है, इसका मतलब आपका सी आंसर करेक्ट है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है, एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है, यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। तो हमें I1 ग्रेटर देन I2 है तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, I2 ग्रेटर देन I1, वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। लेकिन I3 एंड I4 में आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज क्या है, मल्टीपल आंसर करेक्ट की है। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया जो सी है, अगर सी करेक्ट है तो डी डेफिनेटली क्या होगा, रॉन्ग। लेकिन I3 एंड I4 में आपको चेक करना होगा। तो चलो देखो I3 एंड I4 के लिमिट्स क्या है, 1 to 2, मतलब x की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगी। जैसे ही आपकी वैल्यू x की 1 एंड 2 के बीच में आएगी तो चलो देखो यहाँ पे भी 2 2 बेस सेम है, x² x³ है, तो x² एंड x³ में कौन बड़ा होगा। x देखो क्या है, x 1 to 2 के बीच में है, तो अब देखो 1 to 2 के बीच में है तो डेफिनेटली x³ जो है वो x² से बड़ा है। आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको इनइक्वालिटी डिसाइड करने में क्या होती है, तकलीफ होती है, तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर वैल्यू लेके फाइंड कर लो और फिर उसके बाद डिसाइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, x की वैल्यू 1.5 ले लो और चेक कर लो x² बड़ा है या फिर x³, तो डेफिनेटली x³ क्या होगा, x² से बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो 2x² डेफिनेटली 2x³ से छोटा होगा।
तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू एक्स स्क्वायर 1 to 2 dx डेफिनेटली लेस होगा 1 to 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2 रेज टू एक्स क्यूब dx से। तो लेकिन ये क्या है i3 है और ये क्या है आपका i4 है, सो डेफिनेटली i3 लेस देन क्या होगा i4। आपके पास ऑप्शन क्या है i3 ग्रेटर देन i4, ए ऑप्शन वो डेफिनेटली क्या आएगा रॉन्ग आएगा, और बी ऑप्शन है i3 इज इक्वल टू i4 वो भी रॉन्ग आएगा क्योंकि i3 i4 से क्या होगा लेस। तो फिर 27 का आंसर में सिर्फ सी क्या होगा करेक्ट आएगा। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 27 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, इन्हें सॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके ऑप्शंस उस तरह के नहीं है, सॉल्विंग उस तरह की नहीं है। आपको सिर्फ लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल या फिर इक्वालिटी चेक करनी है तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंटरमीडिएट थ्योरम जो है उसका यूज कर सकते हो। और इंटरमीडिएट थ्योरम में करना क्या होता है, जो लिमिट्स है और जो फंक्शन में वेरिएशन है वहां से हमें क्या करना चाहिए स्टार्ट करना चाहिए। तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हमारे हो चुके हैं, अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 28 जो है क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 28। Sn इज इक्वल टू आपको सीक्वेंस दी है, क्या है सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस n अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस 4 प्लस n अपॉन n प्लस 3 इंटू n प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1 अपॉन 6n। तो चलो यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिमिट ऑफ सम का होगा। लिमिट ऑफ सम के स्टेप्स मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए, शॉर्टेस्ट स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि क्या करो, कोई भी सीक्वेंस को लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करो। लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिलेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, मतलब इसके दुगुना यहाँ पे 2 से दुगुना क्या है 4, मतलब 3 से ट्वाइस क्या है 6। तो यहाँ पे n n n n n n n n n, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, n अपॉन n फर्स्ट ब्रैकेट इंटू n सेकेंड ब्रैकेट। अच्छे से देखो, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया प्लस r लिया तो उससे दुगुना यहाँ पे होना चाहिए, मतलब प्लस 2r होना चाहिए। तो चेक कर लो, r की वैल्यू 1 ली तो 1 2, r की वैल्यू 2 ली तो 8 टर्म मिलेगी, r की वैल्यू 3 ली तो 8 टर्म मिलेगी। कहाँ तक कंटिन्यू करना है, समेशन रन्स फ्रॉम 1 to कहाँ तक 6n आना चाहिए। 6n में क्या होगा n प्लस समथिंग n प्लस समथिंग, इस तरह से 6n का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये जो कंटिन्यू करेगा तो ये क्या आना चाहिए 6n। तो यहाँ पे n प्लस n लिया तो यहाँ पे 2n होगा, n प्लस n मतलब 2n, n प्लस 2n मतलब 3n, 2n इंटू 3n मतलब क्या होगा 6n। तो डेफिनेटली लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए 6n जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया है, तो 6n क्या होना चाहिए n प्लस n इंटू n प्लस 2n, मतलब ये r n होगा तो 2r क्या होगा 2n, मतलब आपका जो r है 1 से कहाँ तक रन होगा n तक रन होगा। अच्छे से देखो लास्ट टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लास्ट टर्म में आपको क्या करना है, लास्ट टर्म में आपको n के जनरलाइजेशन फाइंड करने। सो 1 अपॉन 6n जो है उसे कैसे लिखेंगे आप 1 अपॉन n प्लस समथिंग इंटू n प्लस समथिंग, लेकिन फॉर्मेट क्या है 1 2 2 4, मतलब यहाँ पे जो होगा इसके दुगुना यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैंने n लिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2n, तो 2n प्लस n मतलब क्या होगा 3n, n प्लस n मतलब क्या होगा 2n, तो ये होगा 2n, ये होगा 3n, 2n इंटू 3n, 2 इंटू 3 6n। n स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में देखो प्रिंटिंग है जो अच्छे से दिखती नहीं है, 6n स्क्वायर है, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6n स्क्वायर मिलेगा। चलो देखो, तो फिर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्लियर हो गया। तो r कहाँ पे गया, स्टार्ट हो गया 1 से 2 3, तो n प्लस n मतलब r कहाँ से रन हो गया 1 से और जाएगा कहाँ तक n तक। तो इसे इस तरह से हम क्या लेंगे इसे, तो देखो आपको क्या करना है, आपकी आ गई Sn, तो आपको क्या करना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn फाइंड करना है। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ Sn मतलब क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन n प्लस r इंटू n प्लस 2r, इस तरह होगा। तो चलो देखो आपकी जो सीक्वेंस थी
वो कन्वर्ट होके अब कहाँ पे आ गई, लिमिट ऑफ सम में आ गई, तो आपको सॉल्व करने में यहाँ पे क्या होगी, आसानी होगी। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने स्टेप्स बताया है, सीक्वेंस होगी, तो लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करो। लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्या होता है, आर का रिलेशन फाइंड करना होता है। जैसे आपका सम लिमिट ऑफ सम में आ गया सीक्वेंस, तो उसके बाद क्या करो, उसे कन्वर्ट करो एफ ऑफ आर अपॉन एन में। तो फिर मैंने यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से n कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 टू n अपॉन, यहाँ से n कॉमन लिया 1 प्लस r अपॉन n, यहाँ से भी n कॉमन लिया तो 1 प्लस 2r अपॉन n क्या होगा, कैंसल। तो लास्ट में कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n इंटू 1 प्लस 2r अपॉन n। तो आपको पता है, क्या पता है, r अपॉन n को क्या पुट करना होता है, x। सो 1 अपॉन n क्या होगा, dx, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन, इनफाइनाइट टाइम समेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो फिर लिमिट चेंज करने होंगे, r अपॉन n को आपने x पुट किया, r की वैल्यू 1 ली, 1 अपॉन n टेंस टू इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन 0, x की वैल्यू क्या होगी 0, एंड r की वैल्यू n पुट की, n अपॉन n मतलब 1, n टेंस टू इंफिनिटी पुट किया तो भी x की वैल्यू क्या होगी 1। तो आपका जो क्या लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन, देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में, इसके लिमिट कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन के लिमिट्स में। 1 अपॉन n मतलब क्या होगा, dx डिवाइडेड बाय 1 अपॉन r अपॉन n मतलब x, मतलब 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 2x। तो चलो देखो इसे भी कैसे टैकल करना है मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, इसे टैकल करने के लिए आप या तो बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हो, नहीं तो मैंने इसके लिए भी आपको क्या बताई है, अच्छे से ट्रिक्स बताई है। क्या है ट्रिक्स, समथिंग अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू समथिंग अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे इसे इस तरह से सॉल्व करो कि न्यूमरेटर क्या आना चाहिए 1। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 प्लस 2x, तो 2x जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2x। अगर मैंने इसे माइनस लिया, यहाँ पे 1 लिया, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 2 मतलब -1। तो इससे आप कैसे लिख सकते हो, इसे कॉमन लिया, माइनस मल्टीप्लाई का, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। देखो करना क्या है, समथिंग अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट समथिंग अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। तो इसे सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लायर लेने होते हैं और इस तरह के लेने होते हैं कि जिसकी वजह से अगर आप इसे सॉल्व करो तो क्या होना चाहिए, ए फंक्शन आना चाहिए। आप कर सकते हो, यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2x, इसे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2x, सो माइनस 2x प्लस 2x कैंसल, 1 माइनस 2 रहेगा मतलब -1, लेकिन यहाँ पे तो +1 है, बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, डिनोमिनेटर में दोनों का क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक्स है क्योंकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 आएगी, तो ये क्या होगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। जब भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तभी आप क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो चलो जैसे भी आप चाहो वैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 2 अपॉन 1 प्लस 2x dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स, लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस 2x, लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1। तो आप इसे पुट कर सकते हो, सो माइनस 1 प्लस 1 मतलब 2, ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 1 मतलब 0 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 3, ln ऑफ 3 माइनस 0 पुट किया मतलब ln ऑफ 1 मतलब 0। तो आपको क्या मिलेगा, ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 2, ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 2 मतलब ln ऑफ 3/2। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो 28 के ऑप्शन में आपके पास क्या है, ln ऑफ 3/2 मतलब ऑप्शन ए प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए प्रेजेंट है और 3/2 क्या होता है, ln ऑफ 3/2 है, तो ये 3/2 से लेस होगा मतलब लेस देन
2 का ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। तो चलो मल्टीपल करेक्ट है, इसलिए आपके आंसर से मैच होने वाले सभी आंसर्स आपको फाइंड करने होते हैं। आपका आंसर आ गया ln ऑफ 3/2 और ये जो वैल्यू होगी ln ऑफ 3/2 की ये 2 से लेस होगी, इसी वजह से आपका ऑप्शन डी जो है लेस देन 2 वो भी करेक्ट आएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने टैकल किए हैं। हमारा आंसर जब भी करेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, बाकी के ऑप्शंस को नहीं देखते, ऐसा नहीं करना है क्योंकि मल्टीपल करेक्ट एक्सरसाइज है। तो फिर आपको आपका आंसर आने के बाद बाकी ऑप्शंस को भी वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये करेक्ट है तो डी डेफिनेटली क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलो इस तरह से आपके प्रॉब्लम नंबर 28 के आंसर्स यहाँ पे आ गए। तो फिर आपका प्रॉब्लम नंबर 28 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो प्रॉब्लम नेक्स्ट, जो 2 प्रॉब्लम्स हमारे इस एक्सरसाइज में बचे हैं, अब हम उसने भी यहाँ पे फिनिश करेंगे। प्रॉब्लम्स देखो कितने सिंपल है, आर्टिकल्स देखो कितने सिंपल है। लिमिट ऑफ सम का आर्टिकल हमारा अच्छे से हो चुका है, शॉर्टकट भी आपको पता है, कोई भी प्रॉब्लम कैसे टैकल करना है मैंने बार बार आपको बताया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे कहीं तो कम पड़ती है, इसी वजह से सेम डाउट्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। 29 नंबर का देखो सिंपल प्रॉब्लम है, क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 रूट ऑफ कॉट एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस रूट ऑफ tan x इंटू dx। तो चलो देखो यहाँ पे सिंपली आपको पता चल जाएगा 0 to π/2 है, सो cot π/2 मतलब क्या होगा, π/2 माइनस एक्स मतलब tan x होगा। यहाँ पे cot π/2 माइनस एक्स मतलब tan x होगा, tan π/2 माइनस एक्स मतलब cot x होगा। सो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस x कैटेगरी में है। और आपको अच्छे से पता है इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम का आंसर क्या आता है, a/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, π/2 अपॉन 2 मतलब क्या आएगा, π/4। तो आपका आंसर क्या है, π/4 तय। तो ये शॉर्टकट है, मैंने आपको कितनी बार यहाँ पे बताया है। सो 29 का आंसर ए आएगा। तो बी ऑप्शन क्या है, π/2 डेफिनेटली नहीं आएगा। ऑप्शन सी को आप सेम तरह से इसी कैटेगरी से वेरीफाई कर सकते हो, तो ऑप्शन सी आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। ऑप्शन डी भी उसी कैटेगरी में है, कैसे, चलो देखो अच्छे से। ऑप्शन डी क्या है आपका, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस tan क्यूब ऑफ x dx। आप इसे वेरीफाई करोगे, 0 to π/2 1 अपॉन tan क्यूब मतलब क्या होता है, sin क्यूब अपॉन cos क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब, जो ऊपर चला जाएगा cos क्यूब x dx। तो चलो देखो π/2 cos π/2 माइनस एक्स मतलब sin क्यूब x cos क्यूब x। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें कन्वर्ट होगा और ये जो प्रॉब्लम है इसमें कन्वर्ट होगा। सो इसका आंसर भी क्या आएगा, π/4। तो ये दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम, मतलब ये दोनों इंटीग्रल क्या होंगे, सेम, मतलब ऑप्शन डी भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो चलो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज आपको करना था, शॉर्टकट्स अप्लाई करना था, शॉर्टकट वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो 29 में कुछ भी डिफिकल्टी आपको नहीं आने चाहिए थी, लेकिन आपने अच्छे से इसे सॉल्व नहीं किया है, ऐसा ही लगता है। सो 29 का आंसर आ गया, 29 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो लास्ट प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज 2 मल्टीपल आंसर करेक्ट एडवांस लेवल की, तो उसका लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो एक्सरसाइज 2 यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो चलो देखो क्या है, लेट f बी अ पॉजिटिव फंक्शन एंड I1 इज इक्वल टू, 30 नंबर का क्वेश्चन है। I1 क्या है, चलो देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 माइनस के टू के एक्स f ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx। ये आपका क्या है, I1 है। I2 क्या है आपका, अच्छे से देखो, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 माइनस के टू के f ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx। तो चलो देखो I1 एंड I2 कुछ ज़्यादा बड़े हैं ऐसा तो लगता नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स जो है आपके वो देखते ही बनते हैं कि आपको कैसे टैकल करना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब लोअर लिमिट क्या है 1 माइनस के, प्लस अपर लिमिट क्या है के, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, मतलब a प्लस बी जो है आपका क्या आ गया 1। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम I1 में। तो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b a प्लस b माइनस x dx। इतनी सिंपल प्रॉपर्टी होती है जिसे आपको यूज करना है। तो चलो देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 1, सो a प्लस बी माइनस एक्स क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा। तो जहां पे फंक्शन में x है
वहां पे x की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, 1 माइनस एक्स रिप्लेस करना है। तो चलो देखो, जहां जहां पे x है मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 माइनस के टू के, x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ, यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स dx। सॉल्व करो इसे। सो क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 माइनस के टू के 1 माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx। पहले 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 माइनस के टू के 1 आएगा तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx, माइनस एक्स इंटू दिस, सो माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx। इंटीग्रेशन सेपरेट लिया। सो I1 इज इक्वल टू 1 माइनस के टू के एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 माइनस के टू के एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx। अच्छे से देखो, ये आपका आ गया I2, यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ पे आ गया I1 फिर से। सो I1 इज इक्वल टू, ये क्या है आपका I2 माइनस ए, फिर से क्या आ गया I1, यहाँ आके प्लस होगा, I1 प्लस I1 मतलब 2I1 इज इक्वल टू I2। आपको फाइंड क्या करना है, I1 अपॉन I2, तो ये आके यहाँ डिवाइड होगा। सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो 1/2 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। सो चलो देखो, यहाँ पे 1/2 मतलब C है और मल्टीपल करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट को देखो 2 जो नहीं है, ऑप्शन बी को देखो क्या है के जो नहीं है, ऑप्शन सी देखो 1/2 करेक्ट है मतलब सी आ गया। ऑप्शन डी देखो लेस देन 1 आएगा, मतलब ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। क्या आ गई, 1/2 आ गई, लेस देन 1 है, डेफिनेटली है। सो आपका ऑप्शन डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। सो चलो देखो 30 के आंसर्स क्या आएंगे, सी एंड डी आएंगे। इस तरह से आपका 29 एंड 30 दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो एक्सरसाइज 2 के आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। तो ये जो डाउट्स है ये आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।